नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। इस समय आम के बाग में लगने वाले रोग और कीटों का प्रबंधन। मुर्गी पालकों को बिछावन के प्रबंधन पर जानकारी। किसान भाइयों, कल के अंश में आपने आम के बाग में बौर के समय किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी ली। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाग में इस समय लगने वाले रोग कीटों के बारे में जानेंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आम उत्पादक किसान भाइयों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनवरी महीने से आम में बौर आनी शुरू हो जाती है। इसी सीजन के बाद मौसम थोड़ा सा गर्म होता है, ठंडी कम होती है, जिससे रस चूसने वाले कीड़े सक्रिय होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहला, जैसे मैंगो हापर है ना। मैंगो हापर से बचने के लिए हमको बौर की स्थिति में हम उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हम अभी की स्थिति में, अभी चूँकि बौर आनी शुरू हुई है, फूल खिले नहीं है, अभी परागण शुरू नहीं हुआ है, तो अभी की स्थिति में हम इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं। तो मैंगो हापर से बचने के लिए हम मेटासिस्टाक्स या आजकल लैम्डा साइलोथ्रिन आ गया है, ये इनका हम उपयोग कर सकते हैं। इन इंसेक्टिसाइड का हम जैसा प्रकोप है उसके हिसाब से। इसके अलावा आजकल एक बायो एजेंट भी आ गया है, बेवेरिया बेसियाना, तो इसका भी 0.5% का हम स्प्रे कर सकते हैं। बेवेरिया बेसियाना लेके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे मैंगो हापर से भी बचत होती है और दूसरा जो चूसने वाले कीड़े हैं उनसे भी बचत होती है। इस समय मिलीबग कीट का भी प्रकोप होता है। इस कीट को लस्सिया, गुजिया या दहिया नाम से भी जानते हैं। यह कीट पेड़ों की शाखाओं पर पहुंचकर इनके चारों ओर भारी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ से वह फलों और टहनियों का रस चूसते हैं। इससे शाखाएं और मंजरी सूख जाती है, फल गिरने लगते हैं। इससे कीट का नियंत्रण भी पहले बताए गए दवाओं के छिड़काव से आसानी से हो जाएगा। आम में एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक और कीड़ा लगता है जिसको हम टेंट कैटरपिलर कहते हैं, जाला बनाने वाला। तो ये शुरू में पत्तियों के ऊपरी भाग को बड़ी तेजी से खाता है और बाद में उसी में जाला बना के उसी के अंदर छिप जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि साफ सफाई कराने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस तरह के जाले दिख रहे हों तो उन जालों को आप उसको निकलवा लीजिए और उसके बाद आप उसमें लैम्डा साइलोथ्रिन, इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप उसको डाल दें। और जैसा मैंने पहले बताया कि आप एजेड्रेक्टिन का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में हमने आपको बताया कि बेवेरिया बेसियाना का भी कर सकते हैं। तो अभी हम इंसेक्टिसाइड उसमें इनमें पौधों में डाल सकते हैं। और जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फ्लावरिंग स्टेज में इसमें इंसेक्टिसाइड नहीं डाला जाता, क्योंकि ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। लेकिन जब उसमें पी स्टेज में, हमारा पी स्टेज मतलब मटर के दाने के बराबर जब उसमें फल लग जाते हैं, उस समय अगर हमें कीड़े मकोड़ों का प्रकोप दिखाई देता है तो हम पुनः इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। बाग में कीटों के अलावा रोगों के आने की संभावना रहती है। इस समय पाउडरी मिल्ड्यू और गुच्छा रोग की समस्या आती है, जिससे कहीं न कहीं फलत में कमी आती है। इसलिए हमें रोगों के प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है।
जो मुख्य रूप से अगर जैसे मान लीजिए कि इस सीजन में बौर आ रही है और बादल का, नमी का, आर्द्रता का मौसम है, तो सबसे अधिक अपने को समस्या आती है सफ़ेद चूर्णिन रोग की, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। इसमें भी आपने देखा होगा कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है और इसके कारण बौर सूख जाती है, अंत में काली पड़ के गिर जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हमें पाउडरी मिल्ड्यू दिख रहा है तो 5% सल्फर का हमको स्प्रे करना है, और अगर नहीं भी दिख रहा है तो हमें 0.5% सल्फर का स्प्रे एक प्रिकॉशन के तौर पर कर देना चाहिए। एक और आम में सबसे अधिक जो देखा गया है रोग, उसको मैंगो मालफॉर्मेशन कहते हैं या गुच्छा रोग कहते हैं। हालांकि इसका उससे बचने का उपाय तो ये है कि अक्टूबर के समय में ही उन गुच्छों को काट के और 200 ppm यानी का स्प्रे किया जाए। लेकिन चूंकि अब वो समय निकल गया है, अगर आपको मैंगो मालफॉर्मेशन दिखता है तो हम उसको, उन गुच्छों को काट के अलग करें। मैंगो मालफॉर्मेशन मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक तो वो जिसमें सिर्फ पत्तियां होती हैं, और एक वो जिसमें बौर होती है और उस बौर काफ़ी घनी और भारी होती है और उसमें कुछ पत्तियां भी निकली होती हैं, लेकिन उनमें फल नहीं लगते हैं। तो हमें उनको काट के अलग कर देना है, क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को आश्रय देते हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखें। आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब हम इनको काटते हैं तो उस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का हम उसमें स्प्रे कर दें, करीब 1 लीटर में 1 ग्राम मिला करके। तो ये अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे, उनको एश्योर करना चाहेंगे कि हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म में फर्श पर बिछावन की जाती है, उसे हम लीटर कहते हैं। बिछावन में लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान के छिलके का उपयोग करते हैं, लेकिन मुर्गी पालक भाई लीटर के प्रबंधन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे पोल्ट्री फार्म में संक्रमण फैलने से मुर्गियों के मरने का खतरा बना रहता है। तो आप कैसे करें अपने फार्म में लीटर का प्रबंधन, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन में जो उनका लीटर है, जो उनका जो बिछाली है, उसका उचित प्रबंधन। क्योंकि लीटर के प्रबंधन के द्वारा आप अपने मुर्गियों के बाड़े में कई प्रकार की बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। जो मुर्गियों को बाड़े में पाला जाता है, तो जो फर्श पर, बाड़े के फर्श पर जो मटेरियल बिछाया जाता है, जो बुरादा बिछाया जाता है, उसको लीटर कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लकड़ी का बुरादा, चावल की भूसी और मूंगफली के जो बारीक छिलके रहते हैं उनकी भूसी, या फिर गन्ने के बारीक छिलके जो कि शुगर मिल से प्राप्त होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करना उचित रहता है, क्योंकि उसमें पानी को सोखने की क्षमता अच्छी रहती है। आदर्श जो लीटर मटेरियल हैं, उनकी कुछ गुण होते हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लीटर मटेरियल का चुनाव करें तो उसमें सर्वप्रथम एक तो उनमें पानी सूखने की अच्छी क्षमता हो, दूसरा वो विषाक्तता ना हो, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे और मुर्गियां उस लीटर मटेरियल को खा लेते हैं, तो उनमें विषाक्तता ना हो। तीसरी बात, उनमें कोई ऐसी दुर्गंध ना आए। चौथी बात, उसमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और उसकी कीमत कम हो। जैसे कि लकड़ी के बुरादे की कीमत 2 से 3 रुपये प्रति किलो है,
जो कि एक बहुत ही उचित दाम है, जिस पर कि आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और जरूरत पड़े जब बुरादे को बदल भी सकते हैं। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो आप कैसे करें लीटर प्रबंधन, आइए जानते हैं। इसमें कुछ जो बातों का ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जो बुरादा है, लीटर है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई। तो सर्दियों के समय उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है, करीब 5 इंच तक इसकी ऊंचाई हम रखते हैं, क्योंकि लकड़ी का बुरादा ऊर्जा का कुचालक है, जिससे कि कारण जो शरीर की गर्मी है वो मेंटेन रहती है और जो फर्श की जो सर्दी है वो उससे मुर्गियों का बचाव होता है। कि जैसे हम नए जो चूजे लेके आते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो बुरादे को चोंच से खाते हैं। तो जब कभी चूजा बिल्कुल हम डालते हैं, नया 1 दिन का चूजा, तो पहले बुरादे बिछाकर उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, जिससे कि वो चूजा जो है सीधे बुरादे को नहीं खा पाते हैं। और उस न्यूज़पेपर के ऊपर हम थोड़ी मात्रा में दाना छिड़क देते हैं, तो आराम से जो चूजे रहते हैं वो दाने को खाते रहते हैं। जब 5-6 दिन का समय हो जाता है तो उसके बाद चूजों को दाने की समझ आ जाती है और उसके बाद हम उस न्यूज़पेपर को हटा देते हैं। जब कभी बुरादा कहीं पर गीला हो जाए, पानी के बर्तन से अगर पानी फैल जाता है, या कभी मुर्गियों में किसी बीमारी से दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, तो ऐसी स्थिति में बुरादा गीला हो जाता है। उस गीले बुरादे को तुरंत आप या तो बदल दें या उसमें और बुरादा डाल दें, जिससे कि उस गीले बुरादे के विपरीत प्रभाव ना हो। क्योंकि जब कभी बुरादा ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ पर अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे कि मुर्गियों में उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। और दूसरा, गीला बुरादा होने से वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी हो सकती है, जो कि मुर्गियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा जब कभी आपके फार्म में कभी बीमारी आती है तो मुर्गियों को दस्त वगैरह लगते हैं, कोक्सीडिया या कई अन्य बीमारियां आती हैं, तो ऐसी स्थिति में बुरादे को बदल देना चाहिए। बुरादे में कुछ और प्रबंधन है, जैसे कि बरसात के समय जब नमी ज़्यादा रहती है तब भी बुरादा गीला रहता है, तो उसको आपको बार बार पलटते रहना चाहिए। पलटने का फ़ायदा ये होता है कि जो ऊपर का बुरादा है वो तो हवा के द्वारा सूख जाता है, लेकिन जो नीचे की परत है वो गीली बनी रहती है और उसमें जीवाणुओं की वृद्धि होती रहती है। अगर आप उसको पलट देंगे तो पलटने से जो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाएगी और वो आराम से सूख जाएगी और उसमें जो जीवाणुओं की वृद्धि है वो भी रुक जाएगी। मुर्गियों में बुरादा जनित भी कई बीमारियां रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपको कई बार दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बुरादे में 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, चूने का सुपर फॉस्फेट 1 किलोग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट जगह के हिसाब से आप छिड़क दें और उसको अच्छे से मिला दें। ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम से उसमें जो कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और आपकी मुर्गियों में जो कीटाणु का दुष्प्रभाव है उसको हम रोक सकते हैं। एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, कई बार किसान भाई उसी पुराने बुरादे का इस्तेमाल 2 या 3 लॉट में करते हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। लॉट को बेचने के बाद उस पूरे बुरादे को आप अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें, या फिर खेती के लिए वो बुरादा बहुत अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा नए बैच के लिए, नए बच्चों के लिए नया बुरादे का इस्तेमाल करें। उसको बुरादे को 2-3 दिन ऐसे खुला छोड़ दें, जिससे कि वो थोड़ा सूख जाए, उसमें जो कीटाणु वगैरह हैं, जो फंगस वगैरह है, वो सब नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप फिर नए चूजों के साथ में अपना नया बैच प्रारंभ करें। तो जो मुर्गियों में विभिन्न प्रकार की लीटर से जनित जो बीमारियां हैं उनको आप आसानी से रोक सकते हैं और आप अपने फार्म का, अपनी मुर्गियों का उत्पादन क्षमता भी उच्च बनाए रख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, रबी फसलें इस समय बढ़वार की अवस्था पर हैं और अभी मौसम में बदलाव तेजी से हो रहा है। कहीं अधिक ठंड पड़ रही है तो कहीं पाला पड़ रहा है। तो किसान भाइयों, आप पाले के दुष्प्रभाव से अपनी फसलों को कैसे बचाएं, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक गुरप्रीत सिंह गांधी। किसान भाइयों, वर्तमान का जो समय है वो जो है पाले की संभावना इसमें जो है सबसे अधिक रहती है जनवरी के माह में। तो पाले से संबंधित जानकारी आज हम आपको देंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पाला है क्या चीज। शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या आम भाषा में न्यूनतम तापमान के 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कम हो, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, जिससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने पर पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती है। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। प्रतिवर्ष पाले से फसलों को काफी नुकसान होता है। पाले से पौधों की कोमल टहनियों, पत्ती, फूल तथा फलियों झुलसा जाती है, जिससे पैदावार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी-कभी वे 100% भी मर जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जियों की बात करते हैं। तो जो सब्जियों का सोलेनेसी कुल है, जो सोलेनेसी मतलब फैमिली के हैं, जैसे कि भाटा हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, इसमें जो है सबसे अधिक पाले की संभावना रहती है। ये उसके प्रति अधिक संवेदनशील है। और इसके साथ ही साथ जो गोभी वर्गीय फसल है, जो छोटी अवस्था में हो, बड़ी अवस्था में तो इसका ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो छोटी अवस्था में गोभी वर्गीय फसलें हैं तो उनमें जो है पाले का प्रकोप अधिक होता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दलहनी फसलों में, तो अरहर की फसल जो है, अरहर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, इन फसलों में जो है पाले का प्रकोप देखा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अनाज की फसलों में, तो ग्रैमीनी जो कुल है, गेहूं हो गया, गेहूं में थोड़ा सा कम इसकी संभावना रहती है। लेकिन ये आप किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि लगभग हर फसल को ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसान भाइयों के मन में जो भ्रांतियां हैं कि इस फसल में नहीं लगेगी या इस फसल को नुकसान नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पाला किसी भी फसल को जो है नष्ट कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। मौसम का पूर्वानुमान देने वाले स्थानीय मौसम केंद्रों द्वारा पाले का पूर्वानुमान नियमित रूप से दिया जाता है। अन्य संचार जो माध्यम है, उनके माध्यम से जैसे आपको पता चल रहा है कि पाला पड़ने की संभावना है। सबसे पहले रात के समय में, मतलब जो रात के 12 बजे का समय है, उससे रात के 12 से 4 से 5 के बीच में ये जो समय है, ये आपको अपने खेत में ही बिताना पड़ेगा, क्योंकि पाला पड़ने की संभावना जो है इस समय में सबसे अधिक होती है। खेत के आसपास जो भी अवशेष फसलों के होते हैं या जो भी कचरा उसमें पड़ा है आसपास में, तो उसके माध्यम से आप खेत में 5 से 6 जगह जो है आप धुआं कर सकते हैं। ये जो है सबसे सुरक्षित एक उपाय है, जो टेम्परेचर बढ़ा देता है आसपास फसलों में, जिससे आपकी फसल को पाले से बचाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ हल्की सिंचाई करें, स्प्रिंकलर के माध्यम से आप इसमें हल्की सिंचाई कर सकते हैं। और जो रासायनिक विधि है पाले से बचने के, अपनी फसलों को बचाने के लिए जो रासायनिक विधि है, तो उसमें थायो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि 1 लीटर पानी में 2% या 2 ग्राम यूरिया का घोल बना के आप फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे भी जो है आपकी फसल को पाले से बचाया जा सकता है। पाला पड़ने का पूर्वानुमान होने पर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर गंधक के तनु अम्ल का घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे पौधे की कोशिकाओं में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है तथा कोशिकाओं के अंदर का जल जम नहीं पाता है। जिन स्थानों पर पाला प्रायः पड़ता हो, वहां ऐसी फसल बोएं जिनको पाले से कम नुकसान होता हो।
जैसे चुकंदर, गाजर, मूली, रिजका इत्यादि। पाला संभावित क्षेत्रों में फसलों की पाला रोधी किस्मों को ही बुआई के प्रयोग में करें, जैसे आलू की कुफरी शीतमान का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये थी मेरे द्वारा बताई गई आपको छोटी छोटी जानकारी जो पाले से आपकी फसल को बचा सकती है तथा आपको अधिक उत्पादन देने में सहायता करेगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खोरी, जिला सतना के कृषक महेश साहू ने। यह अलसी की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश साहू जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तीसी जिसको अलसी भी कहा जाता है, फसल में 50-60 दिन के बाद इसमें पुष्पन होने लगता है, फूल निकलने लगते हैं, कलियाँ निकलने लगती है और फल बनता है। उस समय प्रमुख कीट है जिसे हम फली छेदक कहते हैं, बोर्ड बोर्डर कहते हैं। किसान भाइयों, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में बात करें फली छेदक कीट की, तो इसका प्रकोप फसल में शुरुआती अवस्था से ही शुरू हो जाता है और यह आगे चलकर फलियों में छेद कर दाने को खाकर भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसानों को फसल से बहुत कम उपज मिल पाती है। तो किसान भाई समय रहते इस कीट का समेकित नियंत्रण किस प्रकार से करें, इन सब के बारे में जानते हैं। तो इसको बचाने के लिए रासायनिक विधि भी है और जैविक विधि भी है। तो रासायनिक विधि में आप इसमें इमिडाक्लोपीड नाम का जो कीटनाशी है, 250 से 500 ml रसायन को 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। और पहला छिड़काव जब कलियां उसमें निकलने लगती है उसी समय करना है। उसके बाद फिर 20 दिन के अंतराल पर आवश्यकता के हिसाब से 2-3 छिड़काव कर देना है। तो ऐसा करने से कली मक्खी समेत फली छेदक का भी नियंत्रण हो जाएगा और आपका फसल जो है उसमें जो नुकसान होता है कीड़ों के चलते, उसका नुकसान रुक जाएगा और आप भरपूर उपज ले सकते हैं। फसल में सूंडी कीट की रोकथाम के लिए शुरुआत की अवस्था से ही उपायों को अपनाना चाहिए। खेत में 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसके अलावा आप में टी आकार की लकड़ी की जगह खूंटियों को लगा दें, जिससे इस टी आकार के ऊपर पक्षी बैठें और इस इल्ली या सूंडी कीटों को खाकर नष्ट कर दें। किसान भाइयों, यदि फसल में 5 से 7 नर कीट दिखाई दें और जैविक एवं यांत्रिक तरीकों से नियंत्रित ना हो, तभी आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।